दोस्तों ये एक नया मानवा है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानवा है। इस नए मानवा की शुरुआत में हमें एक आसमान को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे चील कौवे उड़ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि नीचे बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध चल रहा होता है जहाँ पर बहुत सारे इंसान मारे जा रहे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताने लग जाता है कि यह एक ऐसे युद्ध का मैदान है जहाँ पर रोज़ाना कई लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर हर कोई इंसान ज़िंदा रहने के लिए लड़ता है और मेरा भी एक सपना है। मुझे लगता है कि इस युद्ध को ख़त्म करने के बाद मैं एक नई लाइफ जीऊँगा। लेकिन जैसा मैंने सोचा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मुझे लगा था कि मेरा भी एक परिवार होगा, मेरी भी एक फैमिली होगी, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से यह सब कुछ तबाह हो गया। और हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कोई कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता, तुम तो एक कमाल के योद्धा हो। मैंने आज पहली बार एक ऐसे कमाल के योद्धा को देखा है जो मेरा सामना करने की ताकत रखता है। तुम सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो। मैंने तुम पर 10 वार किए और 10 वार मेरे खाली गए, लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान होता तो अब तक मारा जा चुका होता। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर घायल होता है और उसका एक हाथ भी कटा हुआ होता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि जैसा यह मुझे जानता है और मैं भी इसे जानता हूँ। यह तो हेक्सा क्लास का एक महान नाइट है जिसका सामना मैं कर रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं होता कि यह मेरे सामने खड़ा है। और वह हंसते हुए कहने लग जाता है कि मेरे लिए यह काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है कि मेरा सामना ड्यूक थेरोन से हो रहा है। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम बताया जाता है जो कि आर्गिक होता है और ये ड्रेनिक साम्राज्य से लड़ रहा होता है। और दूसरा बंदा कहता है कि भला तुम्हें मेरे नाम के बारे में कैसे पता चला। और यह सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं इसके बारे में पहले से ही जानता हूँ। तुम एल्थ्रोन साम्राज्य के 6 महान नाइट्स में से एक हो और तुम्हारी क्लास हेक्सा क्लास है जो कि सबसे ज़्यादा हाई क्लास है। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरा सामना ऐसे महान इंसान से हो रहा है। यह तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है। और ये सुनने के बाद वह आदमी भी थोड़ा सा चौंक जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ जानते हो। तुम्हारा अंदाज मुझे पसंद आया, लेकिन यह तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है कि ऐसे महान योद्धा का अंत इस घटिया से मैदान में होने वाला है। अच्छा होगा कि तुम मेरे आगे सरेंडर कर दो, कम से कम मैं तुम्हारी जान तो बख्श दूंगा और तुम्हें अपने साथ मिला लूँगा। और यह सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसकी आंखों में देखने लग जाता है और खड़े होते हुए कहने लग जाता है कि मेरा जन्म इस युद्ध के मैदान में हुआ है। अगर मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है तो मेरी मौत भी यहाँ पर ही होगी। मैं अपने आप को सरेंडर नहीं करूँगा और ना ही अपने आप को कभी गुलाम बनने दूंगा। और यह सुनने के बाद तो वह इंसान काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और उसे पता चल जाता है कि यह इंसान अपने आप को मार डालेगा लेकिन अपने आप को कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। और वह उससे कहने लग जाता है कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक ऐसे महान योद्धा का अंत मेरी तलवार के आगे होगा। तुम्हारी स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। तुम जीना चाहते हो लेकिन तुम अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा दुखी हो और चाहते हो कि तुम भी ग्रो हो, लेकिन तुम चाहे जो भी चाहो इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला। और हम देखते हैं कि वह इंसान अपने आगे चारों तरफ औरा ही औरा फैला रहा होता है और उसकी स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। और वह हमला करते हुए कहने लग जाता है कि यह तुम्हारी इच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अगला जन्म लो ताकि हम दोबारा से युद्ध लड़ सके। और यह कहते ही वह बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पर शांत खड़ा हुआ होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार मैंने कहाँ गलती की जिसकी वजह से आज मैं मरने जा रहा हूँ। क्या ये मेरी शुरुआत में ही गलती थी। और हम देखते हैं कि वह अपनी शुरुआत के बारे में बता रहा होता है और कहने लग जाता है कि मेरा जन्म एक ऐसी दुनिया में हुआ है जहाँ पर हर रोज़ाना युद्ध होता है और हर कोई इंसान यहाँ पर मारा जाता है। यहाँ पर सिर्फ इंसान जिंदा रहने के लिए ही जंग लड़ता है और इसी युद्ध के मैदान में मेरा जन्म हुआ। मेरी माँ ने मुझे पालने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की लेकिन वह अपने आप को जिंदा नहीं रख पाई। मैं अनाथ हो गया लेकिन मैंने अपनी जंग कभी भी नहीं हारी। मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी से लड़ता रहा। मैं युद्ध के मैदान में जाता और कुछ हथियारों को साफ करके पैसे कमाता ताकि मैं ज़िंदा रह सकूं। और इसी तरह से मैंने धीरे धीरे इन हथियारों की मदद से अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश की। जब मुझे लगा कि मैं इस तरह से ज़िंदा नहीं रह पाऊंगा तो मैंने लोगों को मारना भी शुरू कर दिया। मुझे लगा था कि मैं ताकतवर बन रहा हूँ और जैसे जैसे इस दुनिया के अंदर कोई भी ताकतवर बनता है उसकी इज्जत होती है, वह बहुत सारे पैसे कमाता है और उसे ज़िंदा रहने का हक भी है। और जैसा मैंने सोचा था
वैसा ही हुआ। कुछ सालों के बाद ड्रेनिक साम्राज्य के ऊपर दूसरे राज्य ने हमला कर दिया। ये एक ऐसा युद्ध था जहाँ पर हर कोई इंसान मारा जा रहा था, यहाँ पर हर कोई इंसान जिंदा रहने के लिए लड़ रहा था। सच में ये काफ़ी ज़्यादा भयानक युद्ध था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे अपने आप को ज़िंदा रखना है, इसलिए मैंने भी इस युद्ध में अपने आप को शामिल कर लिया। और जैसे जैसे मैं लोगों को मारता जा रहा था, मेरे अंदर का माना बढ़ता जा रहा था और मेरा माना इतना ज़्यादा ताकतवर बन गया था कि मैं लोगों को बड़ी आसानी के साथ मार सकता था। मेरा माना काफ़ी ज़्यादा भारी और फैला हुआ था। मुझे लगने लगा था कि मैं और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता हूँ, इसलिए धीरे धीरे से मैं युद्ध लड़ने लगा। मुझे लगा था कि इस तरह से ताकतवर बनूंगा तो मैं जल्दी ही ताकतवर बन जाऊंगा और मुझे कोई भी नहीं मार पाएगा। मेरी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मुझे जल्दी ही ड्रेनिक साम्राज्य के सेना का कमांडर बना दिया था। मेरे इस टैलेंट के साथ मैं जल्दी ही हेक्सा क्लास तक पहुंच सकता था। यह मेरे लिए नामुमकिन नहीं था, लेकिन मैंने कभी कोशिश ही नहीं की थी। मुझे लगा था कि मैं युद्ध को करता जाऊंगा और अपना एक खुशहाल परिवार बना लूंगा, और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ सालों के बाद एक्सरो साम्राज्य ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था। मैंने सोचा था कि इस युद्ध को ख़त्म करने के बाद मैं अपना एक परिवार बनाऊंगा, एक खुशहाल परिवार। इसलिए इस युद्ध को जीतने के लिए मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। मैं लोगों को मारता गया और मुझे लगने लगा था कि मैं जल्दी इस युद्ध को ख़त्म कर दूंगा, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। यह मेरी अब तक की लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, और लगता है कि मैंने इस युद्ध को करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। और हम देखते हैं कि वह आदमी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर धड़ाधड़ हमला कर रहा होता है, और उसके हमले इतने ज़्यादा तेज़ होते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उन हमलों से बच भी नहीं पा रहा होता है। और वह बंदा एक और ज़ोरदार हमला कर देता है और एक बहुत सारे कट लगा देता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर की तलवार भी कट जाती है। और यह देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा घायल भी हो चुका होता है। और वह बंदा हमला करते हुए कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना दोस्त, यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है कि तुम मेरे हाथों से मारे जा रहे हो। और हम देखते हैं कि वह बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के सीने के अंदर अपनी तलवार को घुसा देता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और वह अपने मन में कहता है कि क्या यही मेरा अंत है। लेकिन वह बंदा यहीं पर ही नहीं रुकता, वह अपनी तलवार के अंदर माना भरता है और बड़ी तेज़ी के साथ एक ज़ोरदार हमला कर देता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर दूर उछल जाता है। और उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वह धरती को फाड़ते हुए जा रहा होता है और कहीं दूर जाकर ज़मीन से जाकर टकराता है। और इतना ज़्यादा ज़ोरदार हमला होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर मरने की कगार पर पहुंच चुका होता है। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि यही मेरा अंत है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से मरने वाला हूँ। मैंने जो भी सपने देखे थे ये सब कुछ उनका अंत है। और हम देखते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर के आंखों के आगे अंधेरा छा गया होता है, लेकिन अचानक से किसी की आवाज़ आती है कि देखो तो ज़रा यह कितना ज़्यादा प्यारा है। और उस आवाज़ को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यह किसकी आवाज़ है। और जैसे ही वह आंखें खोलता है हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक छोटे से बच्चे के अंदर रिकॉर्डिनेटर हो चुका होता है। और कोई कहने लग जाता है कि देखो तो ज़रा मैं इसकी आंखों को देख सकती हूँ जो कि कितनी ज़्यादा प्यारी है। और उसका फादर कहने लग जाता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये ऊपर वाले का दिया हुआ तोहफा है, देखो तो ज़रा मेरा बेटा कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक छोटे से बच्चे के अंदर रिकॉर्डिनेटर हो चुका होता है। और वह अपनी हालत देखने के बाद कहता है कि क्या एक बच्चा आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। और अचानक से उसका फादर उसे अपने गोदी में उठा लेता है और कहने लग जाता है कि डैन तुम जल्दी एक स्पेयरमैन बनोगे, बिल्कुल अपने फादर जैसे। तुम अपने फादर जैसे मजबूत और ताकतवर बनोगे। मैंने सही कहा ना डैन। और हमें इसके फादर का नाम बताया जाता है, इसका नाम आर्केन सेगरस होता है। लेकिन अचानक से उसकी माँ कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मेरा बेटा एक असैसिन बनेगा और लोगों को मारेगा, वह छुपने में माहिर होगा। अगर तुम इसी तरह से बातें करते रहे तो वह जल्दी एक स्पेयरमैन नहीं बन पाएगा। तुम्हें उसके सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मेरा बेटा बिल्कुल मेरी तरह एक असैसिन बनेगा। और हमें इसकी माँ का नाम बताया जाता है, इसका नाम लिली सोगरेस होता है। और उसका फादर कहता है कि माय डियर तुम ये क्या कह रही हो, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मेरा बेटा असैसिन नहीं बनेगा। क्या तुम अपने छोटे बेटे को एक असैसिन बनाना चाहती हो? मैं तो चाहता हूँ कि वे एक स्पेयरमैन बने ताकि वे जल्दी ताकतवर बन जाए और अपने फादर जैसा बने। और ये सुनने के बाद उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लग जाती है कि मैं अपने छोटे बेटे को तुम्हारे जैसा कभी भी नहीं बनने दूंगी। वे जल्दी मेरे जैसा असैसिन बनेगा, मैं जल्दी
जल्द ही उसे छुपना और लोगों को मारना सिखा दूँगी। वे अपने आप को बचा सकता है और जल्द ही एक ताकतवर असैसिन बनेगा। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, ये दोनों मेरे लिए झगड़ क्यों रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं युद्ध के मैदान में मरा और अचानक से यहाँ पर छोटा बच्चा बनकर आ गया। आखिरकार ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि जैसे मेरा रिकार्नेशन हुआ है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं एक अलग राज्य में आ चुका हूँ जो कि हमारा दुश्मन राज्य है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी हो मुझे देखना होगा कि आगे क्या होने वाला है। और डैन का फादर कहने लग जाता है कि माय डियर, हमें झगड़ना नहीं चाहिए, क्यों ना हम इसे साथ में सिखाएं। और यह सुनने के बाद डैन की माँ कहती है कि हाँ क्यों नहीं, पहले मैं इसे एक असेंशन बनाऊंगी। और यह सुनने के बाद उसका फादर कहता है कि भला तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? स्पेयरमैन सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं और उनकी मार्शल आर्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और यह सुनने के बाद उसकी माँ कहती है कि नहीं, वो तो एक असेसिन ही बनेगा। और हमारा मेन कैरेक्टर इन सब की बातें सुनने के बाद कहने लग जाता है कि यह दोनों मेरे फ्यूचर की डिबेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरकार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि अचानक से डैन की माँ कहती है कि लगता है कि माय डियर, हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं। और यह सुनने के बाद उसका फादर कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो मेरा हाथ पकड़ो और नीचे उतर जाओ। और यह सुनने के बाद उसकी माँ कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं ऐसे नहीं कर सकती। और यह सुनने के बाद उसका फादर कहता है कि तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें शर्माने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम मेरा हाथ पकड़कर उतर सकती हो। और वैसे भी ये मेरा महल है, यहाँ पर तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। और इन दोनों की हरकतों को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर डैन कहता है कि यह क्या बकवास है, यह मेरी आंखों के आगे ये सब करने वाले हैं। और हम देखते हैं कि वो अपने महल के अंदर आ चुके होते हैं और हम उनके महल को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और बड़ा होता है। और डैन की माँ कहने लग जाती है कि ज़रा देखो डैन को, यहाँ आने के बाद ये कितना ज़्यादा खुश हो रहा है, लगता है कि अपने घर आने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है। और हम डैन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे इन सब के सामने नाटक करना होगा, भला मैं इन चीज़ों में कैसे खुश हो सकता हूँ। और वह बताने लग जाता है कि यह एक बहुत ही ज़्यादा अमीर और बड़ी फैमिली है, अगर मैं इस फैमिली में रहता हूँ तो शायद मैं अपने आप को और भी ज़्यादा ग्रो कर सकता हूँ और अपने आप लेवल को और भी ज़्यादा आगे लेकर जा सकता हूँ। फिर इसके बाद हमें 2 महीने बाद को सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर डैन कुछ बड़बड़ा रहा होता है और उसकी माँ उसके पास आती है और कहने लग जाती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम अपने आप से बड़बड़ा रहे हो। और यह सुनने के बाद डैन अपने मन में कहता है कि क्या छोटा बच्चा होने के बाद मैं बड़बड़ाने लगा हूँ, मुझे यकीन नहीं होता, मैं तो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और वह बताने लग जाता है कि जब मैं युद्ध के मैदान में पैदा हुआ तो तब मैंने वहाँ पर एक ऐसा बच्चा भी नहीं देखा जो आपस में बड़बड़ाता हो, मैंने कभी भी ऐसे बच्चे को नहीं देखा जो मुझसे बोलने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि यहाँ पर जो बच्चे पैदा होते हैं या तो वो मारे जाते हैं या फिर उनका कत्ल कर दिया जाता है, और जो बचे कुछ बच्चे होते हैं उनके हाथ पांव काट दिए जाते हैं। यह सच में काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है। जब मैं वहाँ पर था तो कुछ बच्चे लापता हो गए और कुछ बच्चे भूख की वजह से मारे गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस फैमिली में आने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनने वाला हूँ। यहाँ पर मेरी सेफ्टी है और मेरे पास पैसों की भी कमी नहीं है। सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की फैमिली है। अच्छा हुआ कि मैं इस फैमिली में रिकॉर्डेटेड हुआ हूँ। और हम देखते हैं कि अचानक से कोई दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि डैन ज़रा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। इसका नाम है स्पेयर। ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, इसे स्पेयर कहा जाता है। और ये सुनने के बाद उसकी माँ कहती है कि डियर, तुम अपने बेटे के सामने इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ कैसे ला सकते हो, इसे चोट भी लग सकती है, तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और ये सुनने के बाद डैन अपने मन में कह रहा होता है कि क्या यही मेरा फादर है? ये हेक्सा क्लास तक पहुंच चुका है और इसका नाम आर्कन सैग्रोस है, लेकिन इसे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे ये एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। लेकिन जो भी हो, ये 6 सबसे महान नाइट्स में से एक है। मुझे यकीन नहीं होता कि इसके पास इतनी ज़्यादा ताकत है। और उसकी बात सुनने के बाद उसका फादर कह रहा होता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस डैन को ये स्पेयर दिखाने के लिए आया था, देखो ये कितना ज़्यादा अच्छा है, मैंने सही कहा ना डैन? और ये सुनने के बाद उसकी माँ कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, देखो जरा अपनी स्पेयर को, ये कितनी ज़्यादा खतरनाक और शार्प है, अगर इससे डैन को चोट लग गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या तुम अभी छोटे बच्चे हो जिसे सिखाने की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है? और यह सुनने के बाद उसका फादर कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस उसे बेसिक सिखाना चाहता था, मैं बस दिखाना चाहता था
सकता कि इससे तुम क्या कर सकते हो। और यह सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर डैन अपने मन में अपनी माँ के बारे में बताने लग जाता है कि यह मेरी माँ है, जो कि पूरे एम्पायर की सबसे खतरनाक असैसिन है। ये छुपकर हमला करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है। इसने एक बार तो सम्राट को भी मारने की कोशिश की थी। सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और वह दोनों लड़ रहे होते हैं कि नहीं डियर, मैं तो बस उसे सिखाने की कोशिश कर रहा था। वैसे अभी छोटा बच्चा है, लेकिन मैं उसे अगर दिखाऊंगा तो शायद वह बड़ा होकर एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर स्पाइडरमैन बनेगा। और ये सुनने के बाद उसकी माँ गुस्सा हो जाती है और कहने लग जाती है कि नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक असिस्टेंट बनाऊंगी, ताकि वह छुपकर हमला करने में और भी ज़्यादा माहिर हो सके। वह बिल्कुल अपनी माँ की तरह बनेगा। तुम्हें इसके बारे में कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इन दोनों की बहस को देखने के बाद डैन अपने मन में कह रहा होता है कि यह दोनों हमेशा मेरे फ्यूचर के बारे में झगड़ते रहते हैं, लेकिन शायद इनको नहीं पता है कि मैं पिछले जन्म में एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर असिस्टेंट था, जो छुपकर हमला करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर था। इन्हें इसके बारे में चिंता करने की क्या ही ज़रूरत है। लेकिन यह दोनों तो हमेशा झगड़ते रहते हैं। फिर इसके बाद हमें 2 महीने बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम 2 लड़कियों को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आई हुई होती है, जिनमें से एक लड़की कहती है कि देखो तो ज़रा, ये कितना ज़्यादा प्यारा है। सच में मेरा छोटा भाई तो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और इसके गाल तो देखो, ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। और हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि यह अरबेला सैग्रोस है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मैजिशियन है। इसने बचपन में ही मैजिक के रास्ते को चुना था और इसी रास्ते पर यह अब तक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन चुकी है। जब यह पैदा हुई तो यह 3 चेन की मैजिशियन थी और इस दुनिया के अंदर 9 चेन के सबसे ताकतवर जादूगर होते हैं, लेकिन अभी मेरी बहन 5 चेन तक पहुंच चुकी है। सच में ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड और सबसे ज़्यादा ताकतवर है। मुझे यकीन नहीं होता कि ये मेरी बड़ी बहन है। और वह लड़की डैन से कहने लग जाती है कि डैन, क्या तुम अपनी बड़ी बहन के साथ मैजिक सीखना चाहोगे? वैसे भी तुम्हारी बड़ी बहन अकेले अकेले मैजिक सीखने के बाद बहुत ही ज़्यादा बोर हो गई है, क्यों ना उसका छोटा भाई भी उसके साथ मैजिक सीखे, इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये सुनने के बाद वहाँ पर एक और लड़की खड़ी होती है जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और कहने लग जाती है कि नहीं नहीं, समनिंग जादू सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, इसका नाम क्लियर सैग्रोस है, जिसने बचपन के अंदर ही बहुत ही ज़्यादा कारनामे किए थे और यह भी बचपन के अंदर बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड पैदा हुई थी। इसने 3 साल की उम्र में ही पहली कोशिश में एक ड्रैगन को समन कर लिया था और अब ये इतनी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है कि ये एक साथ 2-2 ड्रैगन को समन कर सकती है। और हम देखते हैं कि अरबेला अपनी छोटी बहन से कहती है कि क्लियर ज़रा देखो, इसके गाल कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं, तुम्हें इसे छूकर देखना चाहिए। और यह सुनने के बाद क्लियर थोड़ा सा अपना मुंह बनाती है और जैसे ही हम डैन को देखते हैं वह भी अपना भोला सा मुंह बना रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे इन सब के सामने अब तक नाटक करना होगा। और कहने लग जाता है कि लेकिन इस लड़की के चेहरे को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे इसे मुझसे जलन हो रही है। शायद ये इसकी वजह से है, क्योंकि इसे जो प्यार मिलता था अब वह मुझे मिलने लगा है। और हम देखते हैं कि क्लियर भी हमारे मेन कैरेक्टर के गालों को छूकर देखने लग जाती है और जैसे छूती हुए कहने लग जाती है कि हाँ, इसके गाल तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और नरम है। जिसे सुनने के बाद अरबेला कहती है कि हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। और वह लड़की डैन से कहती है कि डैन, क्या तुम मेरे साथ समनिंग जादू को सीखना चाहोगे? वैसे भी तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो। और यह सुनने के बाद डैन अपने मन में कह रहा होता है कि यहाँ पर सारी की सारी फैमिली मुझे कुछ ना कुछ क्यों सिखाना चाहती है। और वह अपनी फैमिली के बारे में बताते हुए कहने लग जाता है कि मेरे फादर जो कि हेक्सा क्लास के एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर नाइट हैं, मेरी माँ जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर असिस्टेंट है और छुपकर हमला करने में वह बहुत ही ज़्यादा माहिर है। एक बार तो उसने सम्राट को भी मारने की कोशिश की थी। मेरी बड़ी बहन जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मैजिशियन है। मेरी दूसरी बड़ी बहन जो कि एक समनिंग जादूगर है और सबसे ज़्यादा ताकतवर है। मेरी पूरी की पूरी फैमिली एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर फैमिली है। सच में ये एक परफेक्ट नोबल फैमिली है। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इतनी ज़्यादा परफेक्ट फैमिली में जन्म लिया हूँ। सच में ये काफ़ी ज़्यादा कमाल है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि डैन थोड़ा सा उदास हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ और मेरा इस फैमिली में जन्म क्यों हुआ है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जो मेरी पिछली लाइफ के साथ हुआ था वह सच में काफ़ी ज़्यादा बुरा था। वह एक दर्दनाक सपने जैसा है। मैं अपनी पूरी लाइफ को जीना चाहता था। मैंने बहुत ही ज़्यादा सुनहरे सपने देखे थे अपनी फैमिली को बनाने के लिए। वह सब कुछ एक ही पल के अंदर ख़त्म हो गए थे। क्या मुझे अपने पिछले जन्म का बदला लेना चाहिए था?
वैसे भी उस आदमी ने मुझसे कहा था कि मेरी मुलाकात उससे दोबारा से होगी। क्या ये सब उसने किया है? अगर ऐसा है तो मैं उससे दोबारा से नहीं मिलना चाहता। मेरे पास एक कमाल की और शानदार फैमिली है। मैं इस फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। वैसे भी मैं अपनी फैमिली को कभी भी नहीं खोना चाहूँगा, इसलिए मैं ग्रो करूँगा और ताकतवर बनूँगा ताकि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं। और हम देखते हैं कि वह सब आपस में बहस कर रहे होते हैं कि मेरा बेटा बिल्कुल मेरी तरह बनेगा, वह बिल्कुल अपने फादर जैसा ताकतवर स्पेयरमैन बनेगा। और ये सुनने के बाद उसकी माँ कहती है कि नहीं नहीं, मेरा बेटा बिल्कुल मेरी तरह बनेगा। वैसे भी तुम सब बेकार हो, असिस्टेंट सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं, वह छुपकर हमला करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होगा। और ये सुनने के बाद उसकी बड़ी बहन कहती है कि नहीं नहीं, मेरा छोटा भाई एक मैजिशियन बनेगा, मैं उसे मैजिक सिखाऊंगी। और यह सुनने के बाद दूसरी बड़ी बहन कहती है कि नहीं नहीं, सबसे ज़्यादा अच्छा तो समनिंग जादू है। और इन सबको देखने के बाद डैन थोड़ा सा मुस्कुरा रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरी फैमिली सबसे ज़्यादा बेस्ट है और इसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहूँगा। अच्छा हुआ कि मैं इतनी ज़्यादा शानदार फैमिली में जन्म लिया हूँ। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि डैन की प्यारी फैमिली की बहस धीरे धीरे लड़ाई में बदल जाती है और वे एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। और इनकी आवाज़ों को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर डैन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहने लग जाता है कि हालांकि इनमें थोड़ी बहुत तो खराबी है। फिर इसके बाद हमें 1 साल बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर डैन बताने लग जाता है कि 1 साल बीत चुका है और सैग्रॉस फैमिली में एक बहुत ही ज़्यादा खास दिन है जिसे चूजन सेरेमनी कहते हैं। यहाँ पर जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो 1 साल का होने पर उसे एक टेबल पर रख दिया जाता है जिसके सामने बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से बच्चे को एक ऑब्जेक्ट चुनना होता है और उसी के हिसाब से उसका फ्यूचर तय किया जाता है। और आज भी मेरी भी एक चूजन सेरेमनी है जिसमें मुझे एक ऑब्जेक्ट को चुनना होगा। और हम देखते हैं कि यह एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी सेरेमनी होती है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा नोबल फैमिलीज आई हुई होती हैं और वे एक दूसरे से कहने लग जाते हैं कि आज डैन का बर्थडे है, वे 1 साल का हो चुका है। मुझे यकीन नहीं होता कि यंग मास्टर 1 साल का हो चुका है, 1 साल कैसे बीत गया हमें पता ही नहीं चला। और दूसरे बंदे कह रहे होते हैं कि सैग्रॉस फैमिली की दोनों लड़कियां काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, जिनमें से एक मैज और दूसरी समनर है और यंग मास्टर डैन पता नहीं अपना क्या फ्यूचर चुनेंगे। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि क्यों ना हम आगे चलकर ही देख ले, हमें यहाँ पर तो कुछ भी पता नहीं लगने वाला। और हम देखते हैं कि हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा समारोह होता है और बहुत सारी नोबल फैमिलीज आई हुई होती हैं। फिर इसके बाद हमें डैन की फैमिली को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि डैन एक टेबल पर पड़ा हुआ होता है और उसके सामने बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं और डैन की फैमिली उसके पीछे खड़ी हुई होती है। और डैन को सब देखने के बाद कहने लग जाते हैं कि जरा देखो यंग मास्टर डैन कितने ज़्यादा क्यूट और प्यारे हैं। और दूसरे बंदे कह रहे होते हैं कि देखो जरा वह कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है, 1 साल कैसे बीत गया हमें तो पता ही नहीं चला। और हम देखते हैं कि डैन की माँ डैन को गले लगाते हुए कहने लग जाती है कि ज़रा डैन इधर देखो, तुम्हारे सामने बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, तुम्हें आज अपने फ्यूचर को तय करना है और इनमें से एक खास चीज़ को चुनना है, खास कर तुम्हें एक छोटी चीज़ को चुनना होगा बिल्कुल अपनी माँ जैसे। और यह सुनने के बाद डैन थोड़ा सा परेशान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर सभी ने अपना एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और मुझे इनमें से एक चुनना है और इसी के हिसाब से मेरे फ्यूचर को भी तय किया जाएगा, भला मैं किस चीज़ को चुन सकता हूँ। और हम देखते हैं कि उसके फादर काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं और अपने मन में कहने लग जाते हैं कि मेरा बेटा आज एक बहुत ही ज़्यादा शानदार चीज़ को चुनने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबी और शानदार होगी, इसलिए तो मैंने ड्रैगन टेल को बनाया है। और हमें ड्रैगन टेल के बारे में बताया जाता है जो कि एक स्पेयर होता है, यानी कि एक भाला। और हमें उसके बारे में बताया जाता है कि यह लंबा और छोटा दोनों हो सकता है और ये दूर तक के हमले को बड़ी आसानी के साथ ख़त्म कर सकता है। और उसकी माँ अपने मन में कह रही होती है कि मेरे बेटे तुम्हें एक खास चीज़ को चुनना है जो काफ़ी ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, बिल्कुल अपनी माँ जैसे चुनना, तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बनोगे। और हम देखते हैं कि उसकी माँ ने भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है जो कि असेसिन का एक सिंबल होता है, एक खंजर। और हमें इस खंजर के बारे में बताया जाता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा खास खंजर है, अगर इसका एक कट भी लग जाए तो इंसान को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। फिर इसके बाद हमें उसकी बड़ी बहन को दिखाया जाता है जो अपने मन में कहने लग जाते हैं कि डैन तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हें भी एक अपनी बहन की तरह मैजिशियन बनना चाहिए ताकि तुम अपनी बहन की तरह ताकतवर बन सको। और उसकी बहन ने भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है जो कि एक थैला होता है, एक स्पेस थैला। और उसकी बहन कहने लग जाती है कि मेरे छोटे भाई डैन तुम्हें इस थैले को चुनना है ताकि तुम अपनी बड़ी बहन के साथ अकेडमी जा सको, हम काफ़ी ज़्यादा मज़े करेंगे और मुझे पता है कि तुम आगे चलकर मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर मैजिशियन बनोगे। फिर इसके बाद हमें उसकी दूसरी बड़ी बहन को दिखाया जाता है और वह कहने लग जाती है कि समनिंग जादू सबसे ज़्यादा बेस्ट है, मेरे छोटे भाई डैन तुम्हें भी अपनी बहन की तरह इस समनिंग जादू को सीखना है। और हम देखते हैं कि उसका भी एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि एक सिक्का होता है, हालांकि ये कोई सिक्का नहीं होता
होता बल्कि एक सिंबल होता है जिसकी मदद से किसी भी चीज़ को समन किया जा सकता है। और उसकी बहन कहने लग जाती है कि मेरे छोटे भाई टेन, तुम्हें इस सिंबल को चुनना है ताकि हम एक साथ ड्रैगन को समन कर सकें और आसमानों की सैर कर सकें। ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। और हम देखते हैं कि ऐसा लग रहा होता है कि जैसे डैन इनकी मन की बातों को पढ़ रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये सब मुझसे कुछ बोलना चाहते हों। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इन सब की बातों को बड़ी आसानी के साथ समझ पा रहा हूँ। भला मेरे साथ क्या चल रहा है? क्या मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रही है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इन सब बातों को छोड़ो, मुझे अपना एक ऑब्जेक्ट चुनना होगा। अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं चुना तो ये सब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेकार होगा। मुझे कुछ ना कुछ तो चुनना होगा। और हम देखते हैं कि डैन धीरे धीरे से आगे बढ़ रहा होता है और सारी की सारी नोबल फैमिलीज हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा हैरानी और खुशी से देख रही होते हैं। और इन सब को देखने के बाद डैन अपने मन में कहने लग जाते हैं कि ये सारी की सारी पब्लिक मुझे ऐसे देख रही है जैसे मैं इनके लिए कुछ सिक्के फेंकने वाला हूँ। सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा बेकार की फीलिंग है। और हम देखते हैं कि उसकी फैमिली चिल्ला रही होती है और उसके फादर कह रहे होते हैं कि देखो डैन, लंबी वाली चीज़ सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही है, तुम्हें उससे चुनना चाहिए। और उसकी माँ कह रही होती है कि देखो डैन, छोटी वाली चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी है, उसे चुनना चाहिए। और उसकी बड़ी बहनें भी चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रही होती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही डैन धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाता है वे सारे के सारे ऑब्जेक्ट चमक रहे होते हैं जिसे देखने के बाद डैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और ये सब देखने के बाद डैन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वे सारे के सारे ऑब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ चमक रहे होते हैं जिसे देखने के बाद डैन अपने मन में कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और लिली सैग्रोस कहने लग जाती है कि डियर, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारे ऑब्जेक्ट क्यों चमक रहे हैं। और यह सुनने के बाद उसका फादर कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं भी इसे पहली बार देख रहा हूँ। और ये सब देखने के बाद पब्लिक काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और कहने लग जाती है कि क्या तुम देख सकते हो, वे सारे के सारे ऑब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ चमक रहे हैं। भला ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यंग मास्टर डैन काफ़ी ज़्यादा जीनियस है जिसकी वजह से उन सारे ऑब्जेक्ट ने यंग मास्टर को चुन लिया है और इसी के साथ वे चमक रहे हों? भला ऐसा कैसे हो सकता है? और हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने मन में कह रहा होता है कि क्या मैं टैलेंटेड हूँ, इसका क्या मतलब है? मैं तो बस एक ऑब्जेक्ट को चुनना चाहता था, लेकिन इन्हें देखने से ऐसा लगता है कि इन सारे ऑब्जेक्ट ने मुझे चुन लिया हो। क्या यह सब मेरे पुनर्जन्म की वजह से हो रहा है? और हम देखते हैं कि उसकी बड़ी बहन अपने फादर से कहने लग जाती है कि फादर, डैन के साथ क्या हो रहा है, वह कौन से ऑब्जेक्ट को चुनने वाला है? और यह सुनने के बाद उसका फादर कहने लग जाता है कि अभी तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन वह अपनी बीवी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है और कहने लग जाता है कि इसका मतलब है कि डैन इन सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ सीखेगा। और यह सुनने के बाद उसकी दोनों बड़ी बहनें काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और कहने लग जाते हैं कि क्या वह चारों ऑब्जेक्ट को सीखेगा। और डैन भी ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराने और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। फिर इसके बाद हमें कुछ वक्त बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम एक बहुत बड़े ट्रेनिंग ग्राउंड को देखते हैं जहाँ पर कोई अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। और हम देखते हैं कि यह और कोई नहीं बल्कि डैन और उसका फादर होता है जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और डैन का फादर खुश होते हुए कहने लग जाता है कि डैन, तुमने तो आज कमाल कर दिया, जो टेक्निक मैंने तुम्हें सिखाई थी तुमने उसमें महारत हासिल कर दी है, तुम सच में कमाल के बच्चे हो। और ये सुनने के बाद डैन कहता है कि आपका शुक्रिया फादर। और हमें पता चलता है कि डैन अब 7 साल का हो चुका है। और यह सुनने के बाद डैन का फादर कहता है कि जैसा कि मैंने अपने बेटे से उम्मीद की थी तुमने बिल्कुल वैसा ही किया है, तुम काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आ रहा होता है जिसे देखने के बाद डैन थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि यह कौन है। और हम देखते हैं कि यह कोई बटलर होता है जिसके हाथ में कुछ होता है और वह कहता है कि माय लॉर्ड, आपने जो चीज़ मंगाई थी मैं वह ले आया हूँ। और यह सुनने के बाद डैन का फादर कहता है कि हाँ, शायद उस चीज़ का टाइम आ चुका है। और यह सुनने के बाद डैन थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि फादर यह क्या चीज़ है। और यह सुनने के बाद उसका फादर कहता है कि हाँ, मुझे अब तुम्हें बताना ही होगा कि यह क्या चीज़ है। यह तुम्हारे जन्मदिन का एक ख़ास तोहफा है जिसे मैंने अपनी बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाया है। मैं तुम्हें इसे बर्थडे के दिन ही देना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी मॉम से पहले तुम्हें यह तोहफ़ा दे देता हूँ ताकि तुम्हें यह तोहफ़ा सबसे ज़्यादा पसंद आए। ये सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। ये एक भाला है जिसे मैंने 2 साल मेहनत करके तुम्हारे लिए बनाया है। अगर तुम यकीन मानो तो ये अब तक का सबसे अच्छा भाला है जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है और ये खासकर तुम्हारे लिए है डैन। और उस भाले को देखने के बाद डैन तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और डैन का फादर मुस्कुराते हुए कहने लग जाता है कि यह लो डैन, इसे रख लो, यह तुम्हारे जन्मदिन का एक ख़ास तोहफ़ा है।
और ये सुनने के बाद डैन कहता है कि आपका शुक्रिया फादर, मैं इसे काफ़ी अच्छी तरीके से यूज करूँगा। और हम देखते हैं कि जैसे डैन उस भाले को देखता है, वह कहने लग जाता है कि यह चारों तरफ से काले रंग से बना हुआ है, लेकिन इसका ऊपरी हिस्सा चांदी का है, जो सच में काफ़ी ज़्यादा खास है। अगर इससे हमला किया जाए तो दुश्मन का बचना नामुमकिन हो जाएगा। सच में ये भाला तो काफ़ी ज़्यादा खास है। और ये सब देखने के बाद डैन का फादर कहता है कि क्या तुम्हें यह भाला पसंद आया? और ये सुनने के बाद डैन कहता है कि हाँ फादर, यह भाला तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। और ये सुनने के बाद डैन का फादर कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे मुताबिक ही इसे बनाया है। ये काफ़ी ज़्यादा छोटा और हल्का है। अभी तुम छोटे हो तो इसे जल्दी ही इस्तेमाल करना सीख जाओगे। ये खासकर तुम्हारे लिए ही है। और हम देखते हैं कि डैन उस भाले को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद डैन का फादर थोड़ा सा मुस्कुराता है और वह कहने लग जाता है कि चलो तो फिर ठीक है डैन, मैंने तुम्हें एक बात सिखाई थी कि भाले और तलवार में सबसे बड़ा अंतर होता है कि तलवार हमेशा नज़दीकी हमले के लिए होती है, लेकिन जबकि भाला दूर के हमले के लिए होता है। और ये सुनने के बाद डैन कहता है कि हाँ, भाले की मदद से हम बड़े से बड़े दुश्मन को दूर से ही ख़त्म कर सकते हैं और नज़दीक आए बिना ही हम किसी को भी मार सकते हैं। और यह सुनने के बाद डैन का फादर कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। जैसे जैसे भाले का लेवल बढ़ता जाता है, यह तलवार चलाने से भी और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। भाले की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यह नज़दीकी में नहीं चलाया जाता। अगर तुम्हारा अपोनेंट तुम्हारे नज़दीक आ जाता है तो वह बड़ी आसानी के साथ तुम पर हमला कर सकता है और तुम उसका सामना भी नहीं कर पाओगे। लेकिन तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हर एक हथियार की कोई ना कोई कमजोरी तो ज़रूर मौजूद होती है। यहाँ तक कि तलवार, जिसे सबसे खास वेपन माना जाता है, उसकी भी कमजोरी है। वह दूर के हमले के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी होती और ना ही दूर के हमलों को वो संभाल सकती है। और यह सुनने के बाद डैन कहता है कि हाँ फादर, मैं समझ गया, मैं आपकी बात को हमेशा याद रखूँगा। और यह सुनने के बाद डैन का फादर कहता है कि चलो तो फिर ठीक है, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हें आज एक बहुत ही ज़्यादा खास टेक्निक सिखाने वाला हूँ और ये हेक्सा क्लास की एक बहुत ही ज़्यादा खास टेक्निक है। और ये सुनने के बाद डैन तो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और हम देखते हैं कि उसका फादर अपने भाले को ज़ोर ज़ोर से घुमा रहा होता है और उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखने के बाद डैन कहता है कि मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, ये एक हेक्सा क्लास की एनर्जी है। सच में क्या फादर मुझे आज एक मैजिक टेक्निक सिखाने वाला है? मुझे तो यकीन नहीं होता, मैं उसकी एक खास टेक्निक को देखने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि उसका फादर टेक्निक सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और वह अपने भाले के अंदर माना को भर रहा होता है और उसके चारों तरफ माना ही माना फैल रहा होता है। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि वह एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और शानदार हमला करता है। यह हमला इतना ज़्यादा ज़ोरदार होता है कि सामने की तरफ एक ज़ोरदार लाइट चमकती है और यह लाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, जिसे देखने के बाद डैन तो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। और डैन का फादर बताने लग जाता है कि वैसे तो यह टेक्निक एक नॉर्मल टेक्निक है, लेकिन इसकी मदद से हम स्पेस को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यह सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम अपने मैजिक की मदद से अपने भाले को एक टेक्निक के अंदर बदल देते हैं। यह तभी हो सकता है जब तुम्हारा माना कोड जिंदा हो और उसमें एक सर्कल बना हो, तभी जाकर तुम अपने मैजिक को यूज कर सकते हो। और यह सुनने के बाद डैन कहने लग जाता है कि हाँ, मुझे इसके बारे में पता है, मेरी सिस्टर ने मुझे इसके बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि जब किसी का माना कोर एक्टिव होता है तो वह अपने अंदर मौजूद माना मैजिक को भी इस्तेमाल कर सकता है। यह माना इसलिए भी खास होता है क्योंकि इंसान की सीमाएं होती हैं जिनसे वह परे कभी भी नहीं जा सकता, लेकिन अगर उसका माना कोर एक्टिव है और वह मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है तो वह अपनी सीमाओं से भी परे जा सकता है। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरी पास्ट लाइफ में तो मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा बेकार माना कोर था जिसमें सिर्फ 2 या 3 ही सर्कल थे, लेकिन अभी मैं शायद ताकतवर बन सकता हूँ। और हम देखते हैं कि उसका फादर कह रहा होता है कि तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है जिसकी मदद से तुम अपने माना कोर को एक्टिव कर सकते हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूँ कि मेरे पास 6 माना सर्कल है जिनकी मदद से मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ और मैं एक हेक्सा क्लास तक पहुँच चुका हूँ। और ये सुनने के बाद डैन चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि क्या कहा 6 माना सर्कल, और अपने मन में कहता है कि क्या मैं अपनी पास्ट लाइफ में इतने सारे माना सर्कल को एक्टिव कर पाता? मुझे तो नहीं लगता। और उसका फादर कहता है कि डैन, अभी तुम्हें ट्राई करना चाहिए, जो मैंने टेक्निक तुम्हें सिखाई है तुम्हें भी वह ट्राई करनी चाहिए। अभी तुम्हारे हाथ में जो भाला है उसकी मदद से तुम ये कर सकते हो। और ये सुनने के बाद डैन कहता है कि हाँ फादर, मैं समझ गया। और उसका फादर कहता है कि डैन, तुम्हें ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने दिमाग को शांत रखना है और भाले के साथ
साथ हमला करना है, तभी जाकर तुम इस टेक्निक को बढ़िया तरीके से कर पाओगे। और ये सुनने के बाद डैन कहता है कि हाँ मैं समझ गया फादर। और हम देखते हैं कि डैन अपने हमले के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि पहले मुझे भाला बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मैं बस तलवारबाजी को ही पसंद करता था और इसी की मदद से अपने सर्कल को भी बढ़ाता था। लेकिन जैसे ये भाला मैंने अपने हाथों में ले लिया है, मुझे समझ में आने लगा है कि यह भाला भी मेरे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि मेरे लिए तलवार। अगर मैं इसे भाले में महारत हासिल कर लेता हूँ तो शायद मैं आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन इसे सीखने के लिए मुझे सबसे पहले अपना सब कुछ देना होगा। और हम देखते हैं कि डैन का फादर उसे खड़े होकर देख रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि डैन को अभी जो टेक्निक मैंने बताई है वह सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, क्योंकि इस टेक्निक को मैंने ही बनाया है और इस टेक्निक को सीखने के लिए लगभग मुझे 7 साल का वक्त लग गया था। क्या डैन इतना टैलेंटेड है कि वह इस टेक्निक को सीख सकता है? और हम देखते हैं कि अचानक से डैन का फादर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसा उसके सामने कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ है। और हम जैसे ही सामने की तरफ देखते हैं, डैन ने एक ज़ोरदार हमला किया होता है और डैन का ये हमला इतना ज़्यादा ज़ोरदार होता है कि उसने स्पेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और इस हमले को देखने के बाद डैन का फादर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और डैन से चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि डैन तुमने यह कैसे किया? हाँ हाँ बेटे, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, लेकिन तुमने यह कैसे किया? और यह सुनने के बाद डैन बताने लग जाता है कि मैंने अपने भाले के अंदर माना को डालना स्टार्ट कर दिया और इसके ऊपरी हिस्से में अपने सारे के सारे माना को इकट्ठा कर लिया। और जैसे ही मेरा माना इकट्ठा हुआ, मैंने अपने माना फ्लो को बंद कर दिया और उसी के साथ मैंने सामने की तरफ हमला कर दिया। और यह सुनने के बाद डैन का फादर कहता है कि क्या तुम मुझसे कहना चाहते हो कि तुमने अपने माना की मदद से मैजिक का इस्तेमाल किया और मैजिक के फ्लो को रोक भी दिया? क्या तुम्हारा माना कोर एक्टिव हो चुका है डैन? और यह सुनने के बाद डैन क्या बताता है कि हाँ फादर, जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मैंने एक किताब के अंदर माना फ्लो के बारे में पढ़ा था और मैंने पढ़ा था कि माना कोर को कैसे एक्टिव किया जाता है। और लकीली मैंने इसे ट्राई करने के बारे में भी सोचा और जैसे ही मैंने इसे ट्राई किया, पहले ही कोशिश में मैंने इसे एक्टिव कर लिया। और यह सुनने के बाद डैन का फादर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि डैन, क्या तुम मुझसे कहना चाहते हो कि तुमने सिर्फ इसे एक किताब के अंदर पढ़ा और उसी के साथ एक्टिव कर लिया? क्या तुम एक बहुत बड़े जीनियस हो जिसने पहली कोशिश में ये कर लिया? मैंने इसे बचपन में ही महसूस कर लिया था, लेकिन आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। डैन, तुम काफ़ी बड़े जीनियस हो, मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही है। और ये सुनने के बाद डैन मुस्कुराने लग जाता है और अपने मन में कह रहा होता है कि फादर, आगे चलकर आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ी हैरानी होने वाली है, बस ये तो एक छोटा सा नमूना है। और डैन का फादर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या डैन आगे चलकर एक मैज असेसियन स्पेयरमैन बन पाएगा? मुझे यकीन नहीं होता। फिर इसके बाद हमें डैन के 7वें बर्थडे को भी दिखाया जाता है और डैन का ये 7वां बर्थडे भी काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से मनाया जा रहा होता है और सारे महल को सजा दिया गया होता है और सारी के सारी नोबल फैमिलीज़ को इसके अंदर बुलाया गया होता है। नाश्ते पानी का पूरा इंतज़ाम होता है और गाने के लिए भी कुछ लोग आए हुए होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आदमी आता है जो कहता है कि आर्कन, तुम कैसे हो? काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो गया हमें एक दूसरे से मिले हुए। और ये सुनने के बाद आर्कन कहता है कि ड्यूक बाउट, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें काफ़ी ज़्यादा लंबे समय हो गया एक दूसरे मिले हुए। और हम देखते हैं कि यह आदमी और कोई नहीं बल्कि ड्यूक थेरन होता है, जो कहने लग जाता है कि तुम्हें इतना फॉर्मल होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं तो नॉर्मल तरीके से बात कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद आर्गन उसके पास आता है जो कहने लग जाता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा कि हम दोस्त हैं, लेकिन ज़रा देखो आसपास के लोग हमें ही देख रहे हैं, क्यों ना हम बाद में दोस्तों की तरह बातें करें। और यह सुनने के बाद ड्यूक थोरन कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। वैसे तुम्हारा बेटा कहाँ है, क्या मैं जान सकता हूँ? और यह सुनने के बाद आर्गन कहता है कि क्यों नहीं, रुको ज़रा डैन, ज़रा यहाँ पर आओ, ड्यूक थेरन तुम्हें बुला रहे हैं। और यह सुनने के बाद डैन थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि ड्यूक थेरन, लगता है कि यह नाम मैंने कहीं पर तो सुना है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर डैन को सब कुछ याद आ रहा होता है और वह कहता है कि क्या हमारी दोबारा से मुलाकात होने वाली है। और हम देखते हैं कि डैन ड्यूक थेरन के पास पहुंच जाता है और उसे देखने के बाद ड्यूक थेरन कहता है कि क्या यही वह लड़का है जिसकी तुम हमेशा से तारीफ करते रहते हो? और उसे देखने के बाद डैन कहता है कि हेलो, मेरा नाम डैन सैग्रोस है। और अपने मन में कहता है कि अभी मुझे तुम पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें मार डालूं, लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और वह कहता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा ड्यूक थेरन। और यह सुनने के बाद ड्यूक थेरन हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि सच में तुम्हारा बेटा तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, इसे कुछ सिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तुम तो एक स्पेयर मैन हो, क्या तुम अपने बेटे को भी एक स्पेयर चलाना सिखा रहे हो? मैंने सही कहा ना?
और हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आ चुका होता है जो कि एक लड़की होती है और उसे देखने के बाद डैन और उसका फादर थोड़ा सा चौंक चुके होते हैं और वह लड़की आर्कन को ग्रीट करते हुए कहने लग जाती है कि हेलो काउंट सैग्रोस। और हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, इसका नाम लीला थेरोन है जो कि ड्यूक थेरोन की सबसे छोटी बेटी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी चालू हो चुकी होती है और सारे के सारे बंदे नाचने गाने में लग जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से नाच रहे होते हैं। फिर इसके बाद हमें ड्यूक थेरन और आर्कन को दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्कन कहता है कि ड्यूक, क्या मैं जान सकता हूँ कि बोरेनस कैसी है? और यह सुनने के बाद ड्यूक थेरन कहता है कि हम बस तारीख पर तारीख गिनते ही जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं है। और यह सुनने के बाद आर्कन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, लेकिन मेरा यकीन मानो तुम्हारी यह प्रॉब्लम जल्दी ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा ड्यूक थेरन। और यह सुनने के बाद ड्यूक थेरन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा लगता है कि जैसे मैं यहाँ से जल्दी ही गायब हो जाऊँगा, क्योंकि ब्रोनस को मेरी वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ से गायब हो जाता हूँ तो मेरी चिंता मत करना। वैसे खैर छोड़ो इन सारी बातों को, मैं तो तुम्हारे बेटे से मिलने के लिए यहाँ आया था। वह तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मैं बस उससे थोड़ी देर और बातें करना चाहता था। वैसे तुम्हारा बेटा अचानक से कहाँ पर चला गया? और यह सुनने के बाद आर्गुन कहता है कि हाँ मुझे भी हैरानी हो रही है कि अचानक से वह कहाँ पर चला गया। वैसे तो यहाँ पर मिस लीला भी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अचानक से ड्यूक थेरोन की नज़र बाहर की तरफ जाती है, जहाँ पर डैन और लीला आ चुके होते हैं। जिसे देखने के बाद ड्यूक थेरोन कहता है कि लगता है कि बच्चों को यह पार्टी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई है। और लीला डैन से कहने लग जाती है कि वैसे तो मुझे फादर के साथ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आज उनके साथ आने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सच में ये दिन तो काफ़ी ज़्यादा ख़ास है। और वह अपने मन में कहती है कि वह तो चांदनी रात में कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और दोस्तों ये हमारे मेन कैरेक्टर की बात ही कर रही होती है, शायद ये उसका कोई क्रश होता है। और यह सुनने के बाद डैन कहता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि तुम्हें हमारी टेरिटरी पसंद आई। और यह सुनने के बाद लीला कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वैसे तो हमारी थैरमन टेरिटरी में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। वहाँ पर बड़े से बड़े लोग हमें देखने के लिए आते रहते हैं, यहाँ तक कि रॉयल फैमिली के लोग भी हमें देखने के लिए आते हैं। और उन्हीं की वजह से मुझे रोज़ाना एक नई ड्रेस पहनकर उनके सामने आना पड़ता है, उन्हें ग्रीट करना पड़ता है। वैसे तो मुझे तलवारबाजी और नॉर्मल कपड़े पहनना ही ज़्यादा पसंद है। और यह सब सुनने के बाद डैन थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि क्या कहा, तलवारबाजी? और लीला कहती है कि तुम्हें क्या पसंद है? जिसे सुनने के बाद डैन कहता है कि वैसे तो मुझे दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं स्पेयर को चलाना पसंद करता हूँ, क्योंकि यह दूर तक हमले करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होती है। और जिसे सुनने के बाद वह लड़की थोड़ी सी चौंक जाती है और कहती है कि क्या कहा, स्पेयर? अरे हाँ मैं तो भूल गई, तुम्हारे फादर एक हेक्सा क्लास के स्पेयर मैन है। सच में वे तो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम एक स्पेयर सीख रहे हो, लेकिन क्या तुम यह सब एकेडमी में इंटर करने के लिए ये सब कर रहे हो? जिसे सुनने के बाद डैन कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस भाले को चलाना सीखना चाहता हूँ, बस इतना ही। और यह सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि पर क्यों? आखिरकार तुम एकेडमी में एडमिशन क्यों नहीं लेना चाहते? क्या तुम उसके लिए ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो? जिसे सुनने के बाद डैन कहता है कि हाँ मैं उसके लिए थोड़ी बहुत तो ट्रेनिंग कर ही रहा हूँ। हाँ मैं एकेडमी के अंदर एडमिशन लेना चाहता हूँ, वैसे भी वहाँ पर शानदार टीचर हैं जो मुझे बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। वहाँ पर एडमिशन लेना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की चौंक जाती है और कहती है कि अगर तुम एडमिशन लेने में फेल हो गए तो क्या होगा? जिसे सुनने के बाद डैन कहता है कि मैं दोबारा से कोशिश करूँगा। और ये सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि अगर तुम दोबारा से फेल हो गए तो क्या होगा? और जिसे सुनने के बाद डैन कहता है कि तो मैं समझ जाऊंगा कि ये मेरा रास्ता नहीं है, तो मैं अपना अलग रास्ता चुनूंगा। जिसे सुनने के बाद लीला कहती है कि क्या सच में? मुझे यकीन नहीं होता। क्या तुम अपनी फैमिली को डिसअपॉइंट करना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि वह डिसअपॉइंट हो जाए? जिसे सुनने के बाद डैन कहता है कि मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ। और यह सुनने के बाद लीला कहती है कि मुझे तो तुमसे काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है। हमारी फैमिली के अंदर तो सफलता को ही सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। और यह सुनने के बाद डैन अपने मन में कहता है कि हाँ क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हारे फादर इतने ज़्यादा खतरनाक है।
और वह लीला से कहता है कि क्या तुम्हारे अंदर भी कुछ जुनून है जिसके लिए तुम आगे बढ़ना चाहती हो। और यह सुनने के बाद लीला काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लग जाती है कि हाँ, मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा जुनून है, मैं स्वॉर्डशिप में काफ़ी ज़्यादा माहिर हूँ। क्या तुम देखना चाहोगे कि मैं तलवारबाजी में कितना ज़्यादा माहिर हूँ। और यह सुनने के बाद डैन थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि क्या तलवारबाजी। और लीला कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, क्या तुम ये तलवारबाजी को नहीं देखना चाहोगे। ये काफ़ी ज़्यादा शानदार है क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। तुम्हारा ट्रेनिंग ग्राउंड कहाँ है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे वहाँ पर पहुँच जाऊँगी। जिसे सुनने के बाद डैन कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। फिर इसके बाद हमें ट्रेनिंग ग्राउंड को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वह लड़की वहाँ पर अपनी तलवारबाजी कर रही होती है। और हम देखते हैं कि इसकी तलवारबाजी इतनी ज़्यादा शानदार होती है कि वह बड़ी तेज़ी के रफ्तार से तलवारबाजी की ट्रेनिंग कर रही होती है। और इस तलवारबाजी को देखने के बाद डैन अपने मन में कह रहा होता है कि यह तो सच में काफ़ी ज़्यादा शानदार है। जिस तरह से ये अटैक करती है और जिस तरह से इसके हमले करने की रफ्तार है, वह सच में काफ़ी ज़्यादा शानदार है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और लीला डैन से कहती है कि तुम्हें मेरी तलवारबाजी कैसी लगी। और ये सुनने के बाद डैन कहता है कि हाँ, सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। जिसे सुनने के बाद लीला खुश हो जाती है और कहने लग जाती है कि क्या सच में। और ये सुनने के बाद डैन अपने मन में कहता है कि लगता है कि मुझे इस लड़की को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। और वह कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी भी इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तुमने शुरुआत में तलवारबाजी को अच्छी तरीके से किया, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे पहुँचती गई तुमने अपनी टेक्निक को भुला दिया और जैसा मर्जी चाहे वैसा तलवार को घुमा रही थी। तुमने अपने पैरों की रफ्तार को धीमा कर दिया और इतना ज़्यादा कमज़ोर बना दिया कि अगर कोई अपोनेंट तुम पर ज़ोरदार हमला कर देता है तो तुम एक ही वार के अंदर ज़मीन पर गिर जाओगी और मारी जाओगी। तुम्हें अपने आप को मजबूत बनाना होगा और तलवार को अपना हिस्सा समझना होगा, तभी जाकर तुम एक अच्छी तलवारबाज बन पाओगी। और यह सुनने के बाद लीला तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है और डैन अपने मन में कह रहा होता है कि लगता है कि मैंने इस लड़की को कुछ ज़्यादा ही बुरा भला बोल दिया है, मुझे इसे माफ़ी मांगनी होगी। और वह कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, अगर मैंने तुम्हें कुछ बुरा कहा हो तो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं थी। और यह सुनने के बाद लीला कहती है कि तुम्हें बुरा मानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हूँ क्योंकि मैंने तलवारबाजी को किए हुए बहुत ही ज़्यादा वक्त हो गया है। लगता है कि मुझे अपनी ट्रेनिंग दोबारा से शुरू करनी होगी। और वैसे भी मुझे पहले से ही लगता था कि मुझे कुछ ना कुछ मिसिंग है। और हम देखते हैं कि लीला अपनी ट्रेनिंग दोबारा से शुरू करने लग जाती है और वह काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ तलवारबाजी को कर रही होती है। और हम देखते हैं कि वह एक ज़ोरदार हमला हवा की तरफ करती है और यह काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार हमला होता है। लेकिन अचानक से लीला का पैर फिसलता है और वह डैन की बाहों में जाकर गिरती है और उससे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और यह सुनने के बाद डैन तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और कहने लग जाता है कि तुम ये क्या कर रही हो। जिसे सुनने के बाद लीला कहती है कि तुम्हारे पास तो कमाल की आंखें हैं, तुमने मेरी सारी की सारी गलतियों को पहचान लिया और मुझे बता दिया। तुम सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। और यह सुनने के बाद डैन कहता है कि दूर हटो मुझसे और अपनी तलवार को पीछे करो, यह सब मुझे पसंद नहीं है। जिसे सुनने के बाद लीला काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहने लग जाती है कि ओह, मुझसे तो गलती हो गई, लगता है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। और यह सुनने के बाद डैन अपने मन में कहता है कि इसने अचानक से मुझे हक कर लिया, मैं क्या करता। लेकिन अचानक से महल के अंदर कोई चिल्लाने लग जाता है कि यंग मास्टर डैन, मिस लीला आप कहाँ पर हैं। और इन दोनों की आवाज़ को सुनने के बाद मिस लीला कहती है कि लगता है कि वह लोग हमें महल के अंदर ढूंढ रहे हैं। और ये सुनने के बाद डैन कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो हम यहाँ से चलते हैं। और हम देखते हैं कि वह दोनों बाहर आ चुके होते हैं जहाँ पर कुछ बंदे खड़े होते हैं और कहने लग जाते हैं कि आप दोनों यहाँ पर हैं, बर्थडे पार्टी का इंतज़ार हो रहा है, आपको यहाँ से चलना होगा। फिर इसके बाद हमें बर्थडे पार्टी को दिखाया जाता है जहाँ पर डैन की माँ डैन को एक गिफ्ट दे रही होती है और कहने लग जाती है कि तुम्हारे साथ बर्थडे की तुम्हें बधाई हो और इसके साथ साथ तुमने अपना एक माना कोर भी जगा लिया है, इसकी भी तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। और ये सुनने के बाद डैन कहता है कि आपका शुक्रिया अम्मा। और उसकी माँ कहती है कि चलो अपना गिफ्ट खोल कर देखो। और ये सुनने के बाद डैन कहता है कि इसके अंदर क्या है मदर। और हम देखते हैं कि जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उस गिफ्ट को खोलता है, उसके अंदर एक सोने से बना हुआ शेर होता है जिसे एक स्नेक ने चारों तरफ से जकड़ा हुआ होता है। और उसे देखने के बाद डैन अपने मन में कहता है कि यह तो हमारी फैमिली का एक सिंबल है, मुझे इसके बारे में सिस्टर ने बताया था और मैंने इसे देखा भी था, लेकिन सिर्फ किताबों में। और डैन की माँ कहने लग जाती है कि यह सैग्रोस फैमिली का एक खास ट्रेजर है जो आज से तुम्हारा हुआ, यह तुम्हारा सिंबल बनेगा, यह तुम्हारी ताकत और स्थान को हमेशा दर्शाएगा, तुम इसे हमेशा संभाल कर रखना। और उस ट्रेजर को देखने के बाद सारी की सारी नोबल फैमिली चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो यंग मास्टर डैन, तुम आगे चलकर सैग्रोस फैमिली के एक ताकतवर काउंट बनोगे। और तरह तरह की बधाइयाँ दे रही होती है और काफ़ी ज़्यादा शोर मच रहा होता है।
और इसको देखने के बाद डैन का फादर और उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और डैन अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने आज पहली बार इतने ज़्यादा लोगों को मेरे साथ देखा है। सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का एहसास है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ की ज़मीन हिलने लग जाती है, जिसे देखने के बाद सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यह कंपन कैसा, क्या दुश्मनों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। और डैन अपने फादर से कहता है कि फादर यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसे सुनने के बाद डैन का फादर कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। मैंने इसे कितनी बार समझाया है कि ऐसी हरकतें ना करे, लेकिन इसके बावजूद भी यह मेरी बातों को नहीं मानती है। और डैन की माँ कहने लग जाती है कि डैन क्या तुम जानते हो कि यह कौन हो सकता है। और यह सुनने के बाद डैन जैसे ही सामने की तरफ देखता है वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि नहीं, मैं नहीं जानता कि यह कौन है। और हमें जैसे ही सामने की तरफ दिखाया जाता है, ऊपर की तरफ से एक लाइटनिंग चमक रही होती है और यह लाइटनिंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है जो नीचे की तरफ आ रही होती है। और इस लाइटनिंग को देखने के बाद सारी की सारी नोबल फैमिलीज काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और एक दूसरे को बचा रही होती है और कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उस लाइटनिंग में से एक लड़की बाहर निकलती है जो सीधा जाकर ज़मीन पर लैंड मारती है और कहने लग जाती है कि यहाँ के माहौल को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारी बड़ी बहन आने में कुछ ज़्यादा ही वक्त लगा दिया है। और हम देखते हैं कि यह और कोई नहीं बल्कि हमारी मेन कैरेक्टर की बड़ी बहन अरबेला होती है। और अरबेला को देखने के बाद नोबल फैमिलीज हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि अब मुझसे यह मत कहना कि यह अरबेला है, यह लेडी तो सच में काफ़ी ज़्यादा जीनियस है। क्या यह टेलीपोर्टेशन की वजह से यहाँ पर आई है? टेलीपोर्टेशन मैजिक को करना सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा है, क्योंकि 5 चेन का मैजिशियन भी टेलीपोर्टेशन मैजिक को नहीं कर पाता है। यह लड़की तो बहुत बड़ी जीनियस है। और डैन अपनी बड़ी बहन को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं हुआ होता और अपने मन में कहता है कि मेरी बड़ी बहन हमेशा ऐसे ही आती है, यह हमेशा काफ़ी ज़्यादा शोर करती है, इसकी ये बेकार एंट्री। और जैसे ही नोबल फैमिलीज बाहर की तरफ देखती है, एक लड़की ज़ोर से चिल्लाती है कि देखो ज़रा, बाहर एक मॉन्स्टर है। और यह देखने के बाद बाकी लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि नहीं नहीं, यह तो एक बहुत बड़ा ड्रैगन है, रुको ज़रा, इस ड्रैगन के ऊपर तो एक लेडी बैठी हुई है, क्या ये लेडी क्लियर है? और हमें बाहर के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन आया हुआ होता है और हम देखते हैं कि उस ड्रैगन के ऊपर कोई लड़की बैठे हुए होती है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि डैन की दूसरी बड़ी बहन क्लियर होती है, जो कहती है कि मैंने यहाँ पर आने में कुछ ज़्यादा ही वक्त लगा दिया। और हम देखते हैं कि यह लड़की गेट से एंट्री मारती है और सब लोगों को इग्नोर करते हुए आगे की तरफ जा रही होती है। और उस लड़की को देखने के बाद नोबल फैमिलीज कहने लग जाती है कि यह तो क्लियर है, इसने एक ड्रैगन को कंट्रोल कर लिया है, मुझे यकीन नहीं होता, अभी तो ये सिर्फ 16 साल की है और ये एक ड्रैगन को कंट्रोल कर सकती है। और हम देखते हैं कि क्लियर अरबेला के पास जाकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखने के बाद अरबेला कहती है कि तुम यहाँ पर आ गई। और ये सुनने के बाद क्लियर कहती है कि हाँ, लेकिन कुछ ज़्यादा ही वक्त लग गया। और हम देखते हैं कि वह दोनों बहनें एक साथ कहती हैं कि हैप्पी बर्थडे मेरे छोटे भाई। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों, हमारा यह चैप्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप इसके चैप्टर चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो में। धन्यवाद।